नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे भारत की नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में बाढ़, बांध और पानी की त्रासदियां, भागलपुर, त्रिपुरा और धार की कहानी। साथ ही देखेंगे कहां तक पहुंची कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले की जांच। लेकिन शुरुआत बाढ़ और त्रासदी से। बिहार के कुछ इलाके बाढ़ की वजह से बड़ी तबाही झेल रहे हैं। गंगा के पानी ने भागलपुर समेत आसपास के कई इलाकों में लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। आमतौर पर बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़ से लोग परेशान रहे हैं, लेकिन इस बार गंगा उफान पर है। हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। चारों ओर पानी ही पानी है। लोगों के घर और खेत सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। पानी के बढ़ते दबाव से यहाँ के बांध टूट गए हैं। गांव के गांव डूब चुके हैं। बिहार के लिए ये कोई नई तस्वीर नहीं है। अमूमन बिहार में बाढ़ की त्रासदी कोसी का इलाका झेलता था, लेकिन इस बार बिहार के भागलपुर में गंगा के पानी ने तबाही मचा दी। दिखाऊं तो मेरी दाहिनी ओर ये गंगा नदी है। ये बांध है, इसे रिंग बांध बोलते हैं, प्रोटेक्शन बांध बोलते हैं। ये 18 किलोमीटर का बांध है। इसका काम है इन गांवों को की सुरक्षा करना, इन्हें बचाना। इस बार क्या हुआ है कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से लगभग आधे किलोमीटर आगे, अगर मैं आपको कैमरे के नज़र से दिखाऊं तो यहां से आधे किलोमीटर आगे ये जो बांध है ये टूट गया है, ब्रीच हो गया है बांध का। और इसके चलते जो ये पानी है, ये देखिए आप, अगर मैं आपको अपने बाईं ओर दिखाऊं तो ये गंगा है, ये मेरी दाईं ओर। और इधर मैं अगर दिखाऊं, उसके उल्टे साइड दिखाऊं तो ये गंगा का पानी जो है ये गांव में घुस गया है। लगभग 25 से 30 गांव जो हैं ये प्रभावित हैं। गंगा के पानी ने गांव वालों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। पूरे इलाके में पानी ही पानी है। एनडीआरएफ की बोट तैनात है। बोट के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचा जा रहा है। बिहार में जितनी भी नदियां हैं, मैक्सिमम नदियां यदि कोसी को छोड़ दें तो इसी गंगा में ड्रेन होती है। और गंडक में पानी की मात्रा भी काफ़ी अभी ज़्यादा अचानक हुई है। ये बांध तटबंध है हमारा, ये तटबंध में ब्रेक हुआ है, ब्रिज हुआ है। और उस ब्रिज से हमारा एक गांव प्रभावित हुआ है, जहां से कि लोगों को मैंने निकाला भी है, इवैक्यूएट भी किया है। और हम लोग कैंप भी चला रहे हैं। और कुछ जगहों पे जहां आवश्यकता थी तो वहाँ कम्युनिटी किचन भी हम लोग चला रहे हैं। करीब 2000 के लगभग लोग प्रभावित हुए हैं अभी वर्तमान में। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। खाने पीने और चिकित्सा की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। पानी भरा पूरा है सर। पानी के प्रभाव में हम लोगों को पूरा ग्रस्त हैं, इसलिए हम लोगों को शिविर में चलाए हैं सरकार। और शिविर के हम लोग बहुत से उनका योगदान देते हैं और सहयोग से खिलाते हैं। किसी तरह का इसमें आपत्ति नहीं लाते हैं और न झंझट न बखेरा करवाते हैं और शांतिपूर्ण शिविर चलाते हैं। साहब बहुत सहयोग किया। 2 दिन बाढ़ पीड़ित में कटाव में सर हम लोग का सहयोग किया। हर टाइम ये लोग साथ है, हम लोग का बहुत बढ़िया से व्यवस्था किया है। अभी तक शांति से माहौल हम लोग का बन रहा है, चल रहा है सर। जो लोग फंसे हुए हैं गांव में, उनको इन्हीं बोटों का सहारा है। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, उनकी बोटें हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी बोटों को लगाया गया है। जो राहत का कार्य है, जो लोगों को चाहे वहाँ से रेस्क्यू करना हो, चाहे राहत सामग्री पहुँचाना हो, चाहे अधिकारियों को वहाँ जाना हो, तो उसका यही एक माध्यम है। आम लोगों और प्रशासन दोनों को इंतजार है कि पानी का स्तर कम हो, ताकि टूटे हुए बांध की मरम्मत की जा सके और लोग अपने घर को लौट सकें। भागलपुर से आलोक वर्मा और आशीष कुमार के साथ प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।
और बिहार में बाढ़ का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पटना में भी गंगा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। उत्तर बिहार में कोसी, गंडक जैसी नदियों में पानी बढ़ता जा रहा है। वैसे बाढ़ और उसकी तबाही और बिहार का इतिहास बहुत पुराना है। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार के 28 जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। करीब 4,000 गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर साल करीब 300 लोगों की इस बाढ़ में मौत हो जाती है। सालाना करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का भी बाढ़ की वजह से नुकसान होता है और उत्तर बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। और आखिर वो कौन सी नदियां हैं जिसकी वजह से बिहार में ये बाढ़ की आफत आती है? उन नदियों के भी नाम आपको बता देते हैं। कोसी नदी, जिसे रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है, गंडक, बागमती, कमला बलान और गंगा, जो इस वक्त हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में भागलपुर में तबाही मचाए हुए हैं। और अब चलते हैं त्रिपुरा, जहां इस साल इतनी बारिश हुई है जितनी पिछले कई सालों में नहीं हुई थी। बारिश की वजह से बाढ़ आई है, उसने जबरदस्त वहां तबाही मचाई है। राज्य के करीब 17 लाख लोग मौसम की वजह से प्रभावित हुए हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में आम जनजीवन अब भी बुरी तरह प्रभावित है। हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि उसके रास्ते में जो भी आया वो बर्बाद होता गया। त्रिपुरा के लोगों ने ऐसी बारिश पहले नहीं देखी थी। 22 साल के सप्तऋषि दास अगरतला में एक दुकान चलाते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। पूरा दुकान के भीतर पूरा वेस्ट लेवल तक पानी भर गया है और हमारा 2 आइसक्रीम फ्रिज है वो दोनों खराब हो चुका था और एक ग्लास डोर फ्रिज है वो भी खराब हो चुका था और मॉइस्चर के कारण पूरा जेरोक्स मशीन भी खराब हो गया है। बस बाकी बाद में वो उनके पास लेके चलो लेफ्ट पे। हाँ। हालात इतने खराब थे कि राज्य के सुरक्षा बलों के साथ एनडीआरएफ, सेना और वायुसेना को भी उतरना पड़ा। करीब 1 लाख लोगों का रेस्क्यू कराया गया। राज्य में अलग अलग जगह करीब 500 राहत शिविर बनाए गए हैं। कोई समूह निकलने के लिए चांस नहीं मिला है। सभी घर में वही एक ही अवस्था है। इसी हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जब हम लोग गरीब आदमी को कुछ सहायता करे। घर में एक भी सामान हम बचा नहीं पाए। इतना जल्दी पानी ऊपर आ गया कि कुछ भी सामान हमारा, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहे कुछ भी नहीं बच पाया, सब बर्बाद हो गया है। सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाएं। बाढ़ से जो हालात बने हैं उससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई। अब बुखार और डायरिया फैलने का खतरा है। इससे निपटने के लिए हमने मेडिकल कैंप्स और टीम बनाई है। দিয়েছি যে ক্যাম্পগুলো আমাদের আছে সেই ক্যাম্পের আশেপাশে সমস্ত হসপিটাল থেকে তারা নিয়মিত ওখানে ক্যাম্প করছে। অনেকগুলো কিন্তু মেডিকেল ক্যাম্পও হয়েছে। त्रिपुरा में प्रकृति के प्रकोप ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। राज्य का करीब 80% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ। करीब 17 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। करीब 15,000 करोड़ का नुकसान राज्य को हुआ है। अगरतला से रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। तो भारी बारिश के बाद त्रिपुरा में हालात बिगड़ गए हैं। केंद्र सरकार भी हालात पर नजर रखे हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से बात भी की थी। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ की 11 टीमें लगी हुई हैं। सेना की 3 टुकड़ियां मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर्स वहां तैनात किए गए हैं। करीब 65,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
और अब खबर मध्य प्रदेश की। यहाँ के धार जिले की धर्मपुरी तहसील में बना कैरम डैम 2 साल पहले टूट गया था, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत पूरी नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पानी कभी भी आ सकता है, पानी का भरोसा मत कीजिए, पानी कभी भी आ सकता है। ये जमीन तो हमारी सब बेच गए, अब कमा के कहाँ खाना हमारे। रात को बिजली नहीं, पानी नहीं। 11 अगस्त 2022 पता लगा कि धार जिले के कारम डैम से रिसाव हो रहा है। एक रास्ता बचा, अधूरी दीवार तोड़कर पानी निकालने का। उसी दीवार को तोड़ने में सरकार और प्रशासन 3 रातों तक जागे, फिर सब घर लौट आए। कारम वहीं खड़ा रहा, 18 गांव के लोग बेबस वहीं बसे रहे। कारम बांध से धर्मपुरी तहसील के 42 गांवों के किसानों की भूमि सिंचित होनी थी, लेकिन बांध के फूटने के बाद बाढ़ प्रभावित आदिवासी किसान परिवार 2 साल बाद भी अपनी खेती बाड़ी गंवाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। यहाँ की जो मट्टी थी जमीनों की वो बहकर निकल गई है और पत्थर रह गए। हम शासन और प्रशासन से 2 साल से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खेतों को हमें मुआवजा दिया जाए या तो फिर खेतों की सुधार करी जाए। महोदय कलेक्टर जी को भी हमने 2 बार आवेदन करा कि हमारा ज़मीन का कुछ मतलब निराकरण किया जाए, तो हमें करीब 2 साल हो गए, आज तक कोई अधिकारी ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया है। पूरी जमीन बह गई है हमारी। हम तो यहाँ से पहाड़ी पे ले गए, वहाँ पहाड़ी पे भी खड़े रहे, तब 8-15 दिन तक रहे। तो ये ज़मीन तो हमारी सब बह गई, अब कमा के कहाँ खाना हमारे। अब 2 साल से हम रास्ता देख रहे कि अब आए कुछ भी कोई साला समाधानी बिठाए, कोई भी करे। तो सर ना तो रहने के ना खाने के इधर, अब कहाँ रहना और कहाँ खाना। कुछ गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो बांध का काम फिर शुरू नहीं करने देंगे। जिस एजेंसी ने, निर्माण एजेंसी ने जिन्हें डैम बनाया, उनने जो एक्शन लिया था उन्हें कंप्रोमाइज कर हमारे से सहमति पत्रों पर साइन भी करवाई है, पर बाकी अभी तक पत्थर हटाए पर बाकी उन्हें मिट्टी नहीं डाली है। और अभी भी जिला प्रशासन और शासन वापस उसी एजेंसी को काम हैंडल करवाया है। अगर वो मिट्टी डाल दे तो ठीक है, वरना हम डैम का काम चालू नहीं होने देंगे। कुछ किसानों की मांग है कि उन्हें नर्मदा डूब प्रभावितों की तरह मुआवजा मिले। 2 साल से समस्या झेल रहे, पानी पीने का नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है। नर्मदा पट्टी में 5,80,000 का पैकेज दिया, 40 बाई 60 का प्लाट दिया, स्कूल की व्यवस्था करके दी, सभी चीज़ की व्यवस्था करके दी। हमारे यहाँ तो कहीं व्यवस्था करके दी नहीं अभी तक सरकार ने। पुनर्वास मुआवजा जमीन का मिला है और घरों के जो भी मिले वो मिले, बाकी कुएं के, पेड़ के, पौधे के, कई पैसे में ट्यूबवेल के नहीं पैसे मिले अभी तक। उस समय मुआवजा भी 2 लाख पर बीघा दिया, जो कि बहुत कम था, और इनके मकान के बदले मकान देने की बात करी थी, ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात करी थी। वो इन्होंने 2 साल पूरे हो गए, पर आज तक उनको ये सुख सुविधा यहाँ के किसानों को नहीं मिली है। और आज ये किसान जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में रह करके जानवरों का सामना करना पड़ता। रात को बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं। और आज ये जो अभी स्कूल, बच्चों के स्कूल 200-250 बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको स्कूलों में रहने मतलब पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। हालांकि शासन का कहना है कि उसने मुआवजा लगभग बांट दिया है। मुआवजा करीब कंप्लीट हो गया है। इन्हें गिने 2-4-6 लोग बचे होंगे, तो उनका भी किया जाएगा। केनाल का तो 1 साल में नहीं हो पाएगी, बड़ी केनाल है, उसको करीब 2 साल टेंडर में दे देंगे हम कि कितने साल का टाइम देते हैं, तो वो उसके हिसाब से रहेगा। 2018 में दिल्ली की ANS कंस्ट्रक्शन को कारम डैम का वर्क ऑर्डर मिला। ANS ने काम ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शन को ठेके पर दे दिया। 16 अगस्त 2022 को इन दोनों कंपनियों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। फैसले के खिलाफ सारथी कंस्ट्रक्शन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां सरकार चुप रही, नतीजा सारथी का दामन धुल गया। धार से साबिर खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। हमारा भारत में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में CBI की जांच कहां तक पहुंची।
आप देख रहे हैं हमारा भारत। अब खबर कोलकाता की, जहां पर मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो संजय का नार्को टेस्ट भी करवाया जाएगा। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर दोहरा शिकंजा कस रहा है। कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने इस पूर्व प्रिंसिपल के घर समेत कोलकाता में 15 जगहों पर छापेमारी की है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। सीबीआई कोलकाता की एंटी करप्शन विंग की 15 टीमों ने एक साथ रविवार सुबह कोलकाता में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी की गई। सीबीआई की टीम बेलेघाटा में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सुबह 6:45 बजे पहुंची, लेकिन संदीप घोष ने दरवाजा 8 बजे खोला। कोलकाता के बेलेघाटा इलाके में ये है आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर। दरअसल सीबीआई की टीम यहाँ पर करीब सुबह 6:45 बजे पहुंची थी, लेकिन सवा घंटे बाद घर का दरवाजा खुद संदीप घोष ने खोला। उसके बाद सीबीआई की टीम अंदर दाखिल हुई। भ्रष्टाचार के मामले की जांच कोलकाता पुलिस की एसआईटी ने की, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंप दी और अब सीबीआई कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार का मामला है उसकी जांच भी सीबीआई ने शुरू कर दी है। और सीबीआई ने कल ही इस मामले में संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। संदीप घोष के अलावा कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग में कार्यरत देवाशीष सोम के घर पर भी रेड पड़ी। पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ और मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के घर पर भी छापेमारी हुई। आरोप लग रहे हैं कि हॉस्पिटल में कैफेटेरिया का गलत अलॉटमेंट किया गया, बायोमेडिकल वेस्ट टेंडर में घोटाला हुआ, कॉलेज की लैब का ठेका ऊंचे दामों पर दिया गया, छात्रों को फेल कर उनसे पैसा वसूला गया, लावारिस डेड बॉडी को निजी कॉलेजों को बेचा गया। भ्रष्टाचार की शिकायत अख्तर अली नाम के शख्स ने की है। अख्तर अली 16 साल तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे थे। देखिए, करप्शन तो था ही, लेकिन मेरी जो लड़ने की खास वजह थी वो ये थी कि ये स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, स्टूडेंट लोगों से पैसा लेते थे, मोटी रकम वसूलते थे, जो नहीं देते थे उसको टारगेट करते थे, उसको तरह तरह के हैरेस करते थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ देती थी। इस बीच रेप और हत्या के मुख्य आरोपी का रविवार को फिर पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। सीबीआई के सीएफएसएल एक्सपर्ट जो है वो आज जो कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल है वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद जेल के अंदर ही आरोपी संजय रॉय का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो किया गया। उससे वारदात को लेकर सवाल पूछे गए कि क्या आप वारदात में अकेले शामिल थे या आपके साथ में कौन था, वारदात के पहले और उसके बाद की एक्टिविटी क्या थी, उन सवालों को भी पूछा गया। सीबीआई ने रविवार को बाकी 6 लोगों संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफी टेस्ट भी पूरा करवा लिया। अब जरूरत पड़ी तो संजय रॉय का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। रविवार को सीबीआई ने इस केस में कोलकाता पुलिस की एसआईटी के अधिकारियों और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने हत्याकांड में कुल 53 आइटम सीज किए, जिसमें 9 आइटम आरोपी संजय रॉय से जुड़े हैं। वारदात के वक्त पहने उसके कपड़े, सैंडल, अंडरगारमेंट्स, बाइक, हेलमेट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इसके अलावा डिजिटल सबूत जैसे मोबाइल टावर से लोकेशन ली गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 40 नमूने लिए। ये नमूने 9 अगस्त की रात 8:30 बजे से 10:45 तक लिए गए। सीसीटीवी कैमरा नंबर 8 और 16 के फुटेज में आरोपी संजय आता जाता दिखा है। कई लोगों के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट के नमूने लिए गए हैं। आरोपी संजय के बाएं गाल, बाएं हाथ और बाएं जांघ में चोट के निशान की मेडिकल रिपोर्ट भी बनवाई गई। रॉय के डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए गए हैं। घटना की रात वो जहां गया उसका फुटेज जब्त किया गया है। हालांकि सीबीआई का दावा है कि घटनास्थल बर्बाद कर दिया गया, इसलिए जांच में थोड़ा परेशानी हो रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के बीच पंजाब के लुधियाना से भी खबर आ रही है, जहां पर 17 साल की एक लड़की ने अपनी जान दे दी है। वो एक युवक से परेशान थी जो लगातार उसका पीछा करता था, उसे परेशान करता था। इस मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी ये अगली ग्राउंड रिपोर्ट।
17 साल की एक लड़की ने जहर पीकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वो परेशान हो गई थी गांव के ही एक युवक से, जो उसका पीछा करता था, उसे तंग करता था। पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यही तो हमारे को पता नहीं, तो स्कूल को भेजी थी हमने, तो घर में से रास्ते में से उठा कर ले गया, अभी कहीं मैं छोड़ दूंगा तेरे को स्कूल काल में, लेकिन उन्होंने 4-5 घंटे कहीं छोड़ी नहीं। 5 घंटे बाद पता लगा तो रास्ते में उतार के भाग गया। तो क्या पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, क्या आगे तहकीकात की है? कोई अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई हमारे पास कोई तहकीकात नहीं आई अभी तक। पिता का कहना है कि बेटी 12वीं में पढ़ती थी। 20 अगस्त को वो सुबह स्कूल के लिए निकली, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। ये जानकारी उन्हें स्कूल से मिली। घर वाले बताते हैं कि दोपहर करीब 1:30 बजे उनकी बेटी घर पहुंची। उसने बताया कि उसे एक लड़का परेशान करता है। उसने स्कूल छोड़ने के बहाने जबरदस्ती बाइक पर बैठाया, लेकिन कहीं और ले गया। घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ किसी ने दुष्कर्म किया। वो इंसाफ चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि आरोपी गांव का ही रहने वाला है। हमारे को ये लगता है उसने बलात्कार किया उसके साथ। हमारे को अब दूसरे रोज तीसरे रोज गांव में से खबर मिल रही है भी 4-5 लड़के थे भी। हमारे पास कोई तहकीकात नहीं आई अभी तक भी हाँ कोई लड़का ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। हमारे पास सर ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 2 ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਖੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। वहीं पुलिस का कहना है कि एफआईआर लिख ली गई है, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। गिरफ्तारी अजे हुई नहीं की, पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गिरफ्तारी हो जूगी। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ है। घर वाले कहते हैं कि आरोपी गांव का ही रहने वाला है। इसके बाद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इससे पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी। लुधियाना से गुरप्रीत सिंह छीना, एनडीटीवी इंडिया। देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी, उन्हें कब इंसाफ मिलेगा। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। आपके लिए सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।